हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो हम बना चुके हैं। ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की दूसरी वीडियो है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है, हार्मोन्स में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ओवरी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नीट के एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो बच्चों, रटने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाकर आपको इस तरह से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाएं कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए और कभी इसे ना भूलो और साथ में कंफ्यूज भी ना हो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम आपको पढ़ा चुके हैं। एक बात बताना भूल गई, नोट्स की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो चलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो इसके बारे में अब दोबारा से नहीं बताएंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, ये हम अपनी पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा बता सकते हैं आपको। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं, ठीक है, अभी हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं और ये किस किस में होती है बताएंगे आपको। ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल्स हैं उनके अंदर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे बोलेंगे, द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल्स, या ये कह सकते हैं द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ऑफ फीमेल ऑफ ऑर्डर प्राइमेटा इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अब ऑर्डर प्राइमेटा क्या चीज है, इसमें और कौन कौन आते हैं? तो बच्चों, इसमें मंकीज आते हैं, इसमें एप्स आते हैं, ठीक है, गोरिल्ला, चिंपैंजी वगैरह, और ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मंकीज में देखने को मिलेगी, एप्स में देखने को मिलेगी, गोरिल्ला, चिंपैंजी वगैरह वगैरह वगैरह, और ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलेगी फीमेल्स में। तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ चेंजेस होते हैं, कहाँ? ओवरी के अंदर, और कुछ चेंजेस होते हैं यूटेरस के अंदर। तो आज की वीडियो में हम ओवरी के अंदर वाले जितने चेंजेस होते हैं वो सब पढ़ेंगे, और यूटेरस के अंदर जितने चेंजेस होते हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। साथ के साथ हार्मोन्स के कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो भी पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक ओवरी का डायग्राम बना लेते हैं। आपका यहाँ पर एक काम और हो जाएगा, ओवरी का डायग्राम भी आपका इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। तो कभी एग्जाम में बनाने को आए, बोर्ड में बनाने को आए, तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, इसी में आपका कवर होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले ओवरी का एक जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हमने एक ओवरी की आउटलाइन बनाई है, एक एक करके आपको समझाते जाएंगे कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में वर्क करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक प्यारी सी लड़की का फोटो बना लेते हैं हम। हाथ पैर। ओके, तो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा वो कहाँ होगा? इस लड़की के लगभग इस एरिया में। बता चुके हैं आपको पिछली वाली वीडियो में, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इतने से में कुछ दिखाई तो देगा नहीं बच्चों, इतने से में कुछ दिखाई तो देगा नहीं, तो इसलिए इसको हमने थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा दिया। ये स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये वाला पोर्शन है जिसको मैंने थोड़ा बड़ा करके आपको यहाँ दिखा दिया और इसके बारे में पहले से बता चुके हैं। अब इस पोर्शन में भी बात कर रहे हैं हम, ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया है ना, इस पोर्शन में भी हम बात कर रहे हैं इसकी, जो मैंने रेड कलर से दिखाया है इसको हम बोलते हैं क्या? ओवरी। क्या है ये? ओवरी। ओके, इसको हमने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया, वो है ये। क्लियर? इसको हमने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया, वो है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी फॉलिकल्स बनाते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे छोटी छोटी सी फॉलिकल्स। अब देखो, ध्यान में देने वाली ये बात है कि ये लड़की, ठीक है, इसकी आंख नाक बना दो यार। ये लड़की जब अपनी मदर के यूटरस में होगी, यानी कि जब ये एम्ब्रियो स्टेज में होगी, याद रखो ये चीज, ये लड़की जब अपनी मदर के पेट में, यूटरस में होगी, कोख में होगी, यानी कि एम्ब्रियो स्टेज में होगी, उस वक्त इस लड़की की ओवरी में फॉलिकल्स बन चुकी होंगी, ठीक है। लगभग 80,000 फॉलिकल्स उस टाइम बन चुकी होंगी। आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद इस लड़की के अंदर कोई फॉलिकल नई नहीं बनेगी, केवल जो बन चुकी हैं उन्हीं में डेवलपमेंट होगा। ओके, क्लियर? तो चलिए, ये मैंने कुछ फॉलिकल्स बना दी। अब मैं 50-80 हजार तो नहीं बना सकती, इतनी समझ लो आप कि ये फॉलिकल्स जो बर्थ से पहले बन चुकी हैं इस लड़की के अंदर। ओके, ये क्या स्ट्रक्चर है? ओवरी। क्या स्ट्रक्चर है ये? ओवरी।
तो ओवरी की सबसे बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं? ओवरी की एक लेयर है, इसको याद रख लो, इसका नाम अक्सर पूछा भी जाता है। ओवरी की जो बाहर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। तो इसको हम क्या नाम देंगे? याद रख लो, जर्मिनल एपिथीलियम। जर्म सेल्स बनाती है ये, ओके, इसलिए इसका नाम जर्मिनल एपिथीलियम। इसके अंदर एक और लेयर होती है, मैंने कहा ना मैं ओवरी का डायग्राम भी आपको इसी के साथ समझाने वाली हूं। इसके अंदर एक और लेयर होती है। बच्चों ये वीडियो पूरी देखने के बाद कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जो नीट या एम्स के एग्जाम में आए और तुम जवाब ना दे पाओ। तो इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये 2 लेयर याद कर लो बस, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हमने क्या बताया आपको कि ये जो फॉलिकल्स हैं जन्म के समय पर ही सारी की सारी बन चुकी होती है। अब क्या होता है कि जब ये लड़की, ठीक है, लड़की हटा दी हमने, जब ये लड़की 12 से 13 साल की उम्र में होती है, कभी किसी किसी में 14 साल भी होता है, 15 साल भी होता है, वो वेरी करता है, मैं एक जनरल बता रही हूँ आपको। तो जब ये लड़की 12 से 13 साल की एज में होती है, कितनी साल की एज में? 12 से 13 साल की एज में होती है। ओके, तो इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं कि लड़की किशोरावस्था में आ चुकी है, प्यूबर्टी एज इसकी स्टार्ट हो चुकी है। कौन सी एज स्टार्ट हो चुकी है? प्यूबर्टी। ठीक है, लड़की किस स्टेज में आ गई है? किशोरावस्था स्टेज में, ओके, यंग स्टेज में आ गई है। अब ये लड़की बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है, ये लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। अब क्या होता है कि जब ये 12 से 13 साल की उम्र में होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये फटाफट से इसकी ओवरी में एक आकाशवाणी होती है। क्या होती है? आकाशवाणी। और एक हार्मोन्स यहाँ पर डाला जाता है जिसका नाम है FSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन डाला जाता है? FSH हार्मोन इस लड़की की ओवरी। ओके, किस पर पड़ता है ये हार्मोन? फॉलिकल्स के ऊपर। किस पर पड़ता है ये हार्मोन? फॉलिकल्स। मैंने क्या नाम बताया इनका? फॉलिकल्स। ये हार्मोन जो FSH है ये निकलता कहां से है? ठीक है, तो ये जो आकाशवाणी हो रही है FSH हार्मोन की, ये कहां से हो रही है? पिट्यूटरी। दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ, पिट्यूटरी। थोड़ा सा नीचे लिख देती हूं मैं इसको। ये जो हार्मोन है ये निकलता है कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होती है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है माइंड में। ओके, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे जो ब्रेन है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं, यहां दिखा देती हूँ, एक ब्रेन है हमारा, ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से ये पिट्यूटरी ग्लैंड 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे करके लटकी होती है। ओके, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? FSH हार्मोन। और ये FSH हार्मोन फट 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 किसके ऊपर पड़ता है? फॉलिकल्स के ऊपर। ओके, इस FSH हार्मोन का नाम देख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, उसी से आपको इसका फंक्शन पता चल जाएगा। तो इस FSH हार्मोन की फुल फॉर्म है, यहां मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी, इतना स्पेस नहीं होगा। तो FSH हार्मोन की जो फुल फॉर्म है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या करेगी? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगी। तो क्या होता है, ये जो फॉलिकल्स हैं जो कि सुस्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, सोई हुई हैं, और जो FSH हार्मोन इन पर पड़ता है दिन 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 दिन, तो वो FSH हार्मोन इनसे कहता है कि ये सोए हुए क्यों हो, लग जाओ काम पे। अब यहाँ पर 12 से 13 साल की उम्र हो गई है, ये लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है और आपको बच्चा प्रोड्यूस करना है, तो अब तुम लोग काम पे लग जाओ और फटाफट से अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो। समझ में आ गया आपको? तो ये जो FSH हार्मोन है ये फॉलिकल्स पे पड़ के उनको डेवलपमेंट के लिए ऑर्डर दे देता है कि अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करो, फटाफट से ग्रो होना शुरू करो ताकि बच्चा प्रोड्यूस हो सके। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये फॉलिकल्स इनकी बात मान लेती है। ठीक है भाई, ऊपर से ऑर्डर हुआ है, आकाशवाणी हुई है, तो ये फॉलिकल्स इनकी बात मान लेती है और इसमें से लगभग कुछ फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू कर देते हैं। ओके, कितनी फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू करती है एक बार में? 15 से 20। ठीक है,
उसमें से भी एक जाके पूरी तरह से ग्रो करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ही बनाएंगे क्योंकि एक ही जाके फाइनली ग्रो करेगी। तो इसमें से जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो करना शुरू करेंगी। पहले इतनी बड़ी होगी, फिर ये फॉलिकल इतनी बड़ी होगी, फिर ये फॉलिकल और बड़ी होगी। इस तरह से ये बड़ी होती जाएगी। जब ये थोड़ी छोटी सी थी तब हमने इसका नाम रखा था प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर? जब ये थोड़ी और बड़ी हुई, इस स्टेज में आई है, तब हमने इसका नाम रखा सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ। और जब ये बहुत ही बड़ी हो गई, ठीक है, जब ये पूरी तरह से बड़ी हो गई तो इसका नाम हमने रखा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक बात ध्यान से सुन लो, ये कोई अलग अलग फॉलिकल नहीं है। ठीक है, कि तुम सोच रहे हो मैडम ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये अलग अलग नहीं है बच्चों। जैसे तुम लोग थे, पहले इतने से थे, छोटे से थे, उसके बाद तुम बड़े हो गए, तुम्हारी एक यंग स्टेज आई, ठीक है, फिर और बड़े हो गए, उसके बाद एक और स्टेज आएगी तुम्हारी, तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, ठीक है, उसके बाद मर जाओगे। तो बस उसी तरह से इस फॉलिकल की ये स्टेज दिखाई है मैंने। ठीक है, ये बचपन की स्टेज है, ये इसकी यंग स्टेज है, अभी बुढ़ापा दिखाऊंगी, उसके बाद इसे मार दूंगी। ठीक है, ओके। तुम्हारी उम्र लेकिन 100 साल है, इसकी उम्र 28 दिन की है। ओके, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये फॉलिकल्स जब यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल बनती है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, फिर ये ग्राफियन फॉलिकल बनती है। ओके, अब इस फॉलिकल को एक परफेक्ट तरीके से बना लो। इस फॉलिकल के अंदर यहाँ पर क्या होता है? ओवम। क्या होता है? ओवम, जिसे हम फीमेल का बीज भी कहते हैं, जिसे हम फीमेल का बीज भी कहते हैं, ओवम। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ओवम पूरी तरह से मैच्योर ओवम नहीं होता। जब पूरी तरह से मैच्योर ओवम नहीं है, लेकिन जनरल भाषा में, जनरली आपको समझाने के लिए मैं इसको बार बार ओवम कहूंगी, बट ये ओवम पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, तो इसका जो असली नाम है वो ओवम नहीं है, इसका असली नाम अलग है, वो आपको बाद में बताएंगे। ये देख लो यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे, इस ओवम को प्राइमरी oocyte। ओके, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर प्राइमरी oocyte। ठीक है, और यहां पर ये जो ओवम है, इसको भी मैंने पहले ही बताया कि ये जो ओवम है हम जनरली बोल रहे हैं, बट इसका नाम ओवम नहीं है, ये यहाँ पर oocyte ही है। ठीक है, अब चाहे प्राइमरी स्टेज में हो या सेकेंडरी हो, हम आपको बताते रहेंगे। ओके, तो बच्चों ये हमने यहाँ पर ओवम भी बता दिया। ओवम के अलावा यहाँ पर एक छोटी सी कैविटी भी होती है जो और बड़ी होती जाती है। ओके, तो बच्चों हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बड़ी वाली से मतलब है। ठीक है, जो फाइनली जो बड़ी हो गई है, यंग स्टेज में हो गई है, हमें उससे मतलब है। इसका नाम क्या है? ग्राफियन फॉलिकल्स। तो जब ऊपर से जो आकाशवाणी हुई थी कि तुम लोग ग्रो करो, तो फाइनली जो हमारी फॉलिकल है, जो छोटी छोटी सी थी, उसमें से एक पूरी तरह से ग्रो कर चुकी है, उसमें से एक पूरी तरह से ग्रो कर चुकी है और इतनी बड़ी बन गई है, और इसका नाम हमने बताया क्या? ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल अपने हॉर्मोन्स निकालेगी, खुद के हॉर्मोन्स। ओके, ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या है? ओवम। ठीक है, और ओवम को हमने क्या बोला है? oocyte। ओके, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, अब ये अपने हॉर्मोन्स निकालेगी, और इसके हॉर्मोन्स का क्या नाम है? याद रखो इसे, इसके हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। इसके हार्मोन का क्या नाम है? एस्ट्रोजन। ओके, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, नहीं समझ पाते कि ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये निकलता तो इस ग्राफियन फॉलिकल से है, बट क्वेश्चन ये आ जाता है, कई बार पूछा गया है नीट के एग्जाम में, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये ग्राफियन फॉलिकल की कौन सी लेयर से निकला है? ठीक है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये ग्राफियन फॉलिकल की कौन सी लेयर से निकला है? तो मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, ध्यान से सुन लो। ये एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल की थीका इंटरना लेयर से निकला है। थीका इंटरना मेम्ब्रेन, याद कर लो इस चीज को। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, अभी वर्क बताऊंगी उसका, वो कौन सी लेयर से निकलता है? थीका इंटरना लेयर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल या मेम्ब्रेन। ओके, थीका इंटरना मेम्ब्रेन, याद हो जाएगा, कोई टेंशन तो नहीं है। चलो, अब इसका काम क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन ज्यादातर सभी लोग जानते हैं।
यहाँ पर भी बताना पड़ेगा आपको। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? ये सेकेंडरी फंक्शन बता रही हूँ बेटा, इसके फंक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आपके क्या आ जाएंगे? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। अब देखो, ये सारी जो कहानी हो रही है ये किसके लिए हो रही है? बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको पालने के लिए। फीमेल का काम है बच्चे प्रोड्यूस करना और उसको पालना। तो फीमेल की बॉडी अपने आप को तैयार करती है इन दोनों काम के लिए, बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए और बच्चे को पालने के लिए। तो बच्चे को पालने के लिए ब्रेस्ट का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा जो होगा वो फीड किससे करेगा? ब्रेस्ट से। ओके, तो ये जो है, ये फंक्शन जो हम बता रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इसमें एक हो जाएगा तुम्हारा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। ठीक है, और भी कई सारे कैरेक्टर्स इसमें जो फेमिनाइन कैरेक्टर्स जितने होते हैं, लड़कियों वाले कैरेक्टर्स जितने होते हैं, जैसे आवाज का पतला होना। ठीक है, तो ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं लड़कियों वाले, ये सारे के सारे इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होते हैं। ओके, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अब इसका एक फंक्शन और याद रख लो। ठीक है, इसका एक फंक्शन और याद रख लो। मैंने पहले बोला मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैं आपको जो चेंजेस बताऊंगी वो ओवरी के अंदर और यूटरस के अंदर, दोनों के अंदर बताऊंगी। यूटरस कहाँ है हमारा? ये। ओवरी कहाँ है हमारा? ये। तो मैं इन दोनों के अंदर जो जो चेंजेस होंगे वो दोनों एक साथ आपको बताऊंगी। ठीक है, ये यूटरस है, पता है ना? ओके, तो इन दोनों के अंदर जो जो चेंजेस होंगे, अब चेंजेस क्या होंगे कि ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ठीक है, ये अपना घूमता फिरता हुआ जाएगा। ठीक है, और कहा जाएगा? यूटरस। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये अपना घूमता हुआ जाएगा और यूटरस के पास जाएगा, और यूटरस से क्या आएगा? अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पर ओवम निकलने वाला है। ठीक है, बच्चा प्रोड्यूस हो सकता है, बच्चा बन सकता है, और तुम लोग ऐसे ही खाले पीले बैठे हो, कुछ तैयारी तो करो बच्चे को प्रोड्यूस होने की, बच्चे के बनने की। बच्चा आ गया तो तुम लोग बच्चे को, बच्चा पलेगा कहाँ? बच्चा इस कोक में ही तो पलेगा। यूटरस मतलब कोक, हिंदी में उसे कोक बोलते हैं। ठीक है, तो यूटरस मतलब कोक, तो जो बच्चा आएगा वो पलेगा कहाँ पर? यूटरस में ही पलेगा। तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन कहता है कि क्या कर रहे हो, बच्चे के लिए डेवलपमेंट करो यूटरस का। बच्चा खाना पीना कहाँ से लेगा? बच्चा खाना पीना कहाँ से लेता है? ये जो यूटरस जो होता है, इसी से जो ब्लड की सप्लाई होती है। लाइक ये देखो, यहाँ पर हमने बनाया ये बेबी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर बनाया क्या? बेबी। अब ये बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है? जनरल बात है, आपको पता ही है बच्चों कि एक प्लासेंटा बनता है, जिससे कि जो ब्लड है उसके थ्रू एक कनेक्शन बनता है मदर की बॉडी के अंदर और बच्चे की बॉडी के अंदर, उससे खाना पीना जाता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर अगर ये यूटरस की वॉल है, ये जरा मोटी हो जाए तो खाना पीना अच्छे से जाएगा कि नहीं? ठीक है, ये जरा मोटी हो जाती है तो क्या होता है? ये एस्ट्रोजन की वजह से ये जो यूटरस की वॉल है ये कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। सबसे अंदर वाली लेयर, यूटरस की सबसे अंदर वाली लेयर, ये कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। ठीक है, अभी बेबी आया नहीं है, तो क्या होता है? ये मोटी हो जाती है। अब ये मोटी क्यों होती है समझ में आया? किसकी वजह से हो रही है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो यहाँ पर पड़ रहा है इसकी वजह से हो रही है, एस्ट्रोजन। ठीक है, और ये मोटी होने का फायदा क्या होता है? यहाँ से चारों तरफ से ये जो मोटी हो रही है, इसका फायदा क्या होता है कि जब बेबी यहाँ पर आएगा तो उसको अच्छे खासे भोजन की सप्लाई मिलेगी, अच्छे खासे ब्लड के थ्रू। जो भी भोजन जाता है, जो भी खाना जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है, तो अच्छे खासे ब्लड की सप्लाई होगी। ठीक है, इसके अलावा उसको बैठने के लिए, यहाँ पर फिट होने के लिए अच्छी खासी गुदगुदी गद्दी मिल रही है। ठीक है, तो क्यों ना हो, यानी कि कुल मिला के बच्चे को पालने की तैयारी हो रही है, बच्चे को पालने की तैयारी हो रही है। एक चीज याद रखो, यूटरस की, बता चुकी हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यूटरस की अंदर वाली लेयर ये जो मोटी हो रही है, इसको बोलते क्या है? एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको? एंडोमेट्रियम, नाम याद रख लो। तो यूटरस की कौन सी वाली लेयर यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन की वजह से ग्रो करती है, मोटी होती है? क्वेश्चन आंसर है इसका एंडोमेट्रियम। तो ये यूटरस की जो एंडोमेट्रियम है वो ग्रो करती है ताकि बच्चे को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन की सप्लाई करे और बच्चा अच्छे से ग्रो करे। बच्चा अभी आया नहीं है, तैयारी उससे पहले की होती है, बाद की नहीं होती है। जब घर में बच्चा आता है तो उससे पहले उसके कपड़े पहले से लाए जाते हैं। ये नहीं बच्चा हो गया वो वैसे ही बैठा हुआ है और उसके बाद उसके कपड़े लेने जा रहा है। ओके, तो ये सब तैयारी हमारी बॉडी पहले से करती है। चलो आगे आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया? हमने एस्ट्रोजन हार्मोन के आपको फंक्शन बता दिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, एंड दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है एंडोमेट्रियम।
मेट्रियम ग्रोथ। ओके, ये हमने इसके 2 फंक्शन आपको यहां पर बता दिए, किसके, एस्ट्रोजन के। साथ ही साथ बताते जा रहे हैं आपको, मेरी वीडियो देखने के बाद कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर हो गया। अब क्या होता है बच्चों, जब ये वाली स्टेज आ जाती है, जब ये वाली स्टेज आ जाती है तो फिर एक और आकाशवाणी होती है। समझ में आ रहा है आपको? जब ये वाली स्टेज आ जाती है एक आकाशवाणी और होती है, और वो आकाशवाणी किसकी होती है, एलएच हार्मोन की। पहली आकाशवाणी हुई थी एफएसएच हार्मोन की, जो दूसरी आकाशवाणी होती है वो होती है यहाँ पर एलएच हार्मोन की। किसकी होती है, एलएच। कैसे दिखाएं हम यहाँ पर, चलो इस तरह से दिखा देते हैं। एक और आकाशवाणी वो है एलएच हार्मोन, एलएच नाम है इसका, फुल फॉर्म है इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सारे हार्मोन्स का जो डिटेल में नाम है नोट्स में आपको मिल जाएगा, यहाँ इतना स्पेस नहीं है, आप ऐसे समझो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस ग्राफियन फॉलिकल को बोलता है कि इस ओवम को तू अपने घर में ही बिठा के रखेगी या इसका ब्याह भी करेगी। ठीक है, इसको निकालो अपने घर से, इसको विदा करो ताकि ये जाए और यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में जाए और यहाँ पर स्पर्म से शादी कर ले। समझ में आ रहा है आपको? ये एलएच हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल से कहती है ओवम को रिलीज करो अपने यहाँ से, ओवम को निकालो अपने यहाँ से, ताकि इसकी हम शादी वादी कराएं फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ पर किससे, स्पर्म से। यहाँ पर रह के तो शादी हो नहीं सकती, फिर बेटे को विदा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल कहती है ओके, तो ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर फट जाती है। ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, यहाँ पर फट जाती है। ये मैंने यहाँ पर बना दिया बेटा, ग्राफियन फॉलिकल फटी हुई बना रही हूं। ये ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर फट जाती है। ठीक है, और ये जो ओवम इसके अंदर था ये बाहर निकल जाता है। ये जो ओवम इसके अंदर था ये क्या होता है, ओवम बाहर निकल जाता है। ठीक है, ओवम के बाहर निकलने को बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ओव्यूलेशन किस हार्मोन की वजह से हुआ था, तो क्या नाम दोगे, एलएच हार्मोन की वजह से। भाई एलएच हार्मोन नहीं तो बोला था ग्राफियन फॉलिकल से, ओवम को निकालो, इसकी शादी वादी करो, अपने घर से निकालो, इसको विदा करो लड़की को। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के लिए आ जाए कभी कि ओव्यूलेशन किस हार्मोन की वजह से हुआ था, एलएच हार्मोन की वजह से। अब ये एलएच हार्मोन आया कहां से, एलएच हार्मोन कहां से आया, एलएच हार्मोन का भी सोर्स वही है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं ऐसा करूंगी आपको हार्मोन्स पर एक अलग से वीडियो और बना दूंगी। ठीक है, वैसे आपको इसमें बहुत क्लियर हो रहा होगा, फिर भी हार्मोन्स पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि एक समराइज हो जाए सारे हार्मोन्स। ठीक है, तो ये जो एलएच हार्मोन है ये किससे आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई दे रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, बिल्कुल वही, ये रही पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस से लटकी हुई होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच निकालती है और एलएच हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को बोलता है कि अपना ओवम निकालो, और ओवम के निकलने को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि ओव्यूलेशन किस हार्मोन की वजह से होता है, एलएच हार्मोन की वजह से। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात, ज्यादातर एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि ये जो ओवम यहाँ पर निकला है, देखो मैंने ये बात पहले ही बोली थी कि ये जो ओवम है पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, पूरी तरह से बना हुआ नहीं है, इसमें कुछ कमी है। तो ओवम में जनरली से बोल रही हूँ, अपने बोलने में इजी लगता है ओवम, बट एक्चुअली में ये ओवम पूरी तरह से ओवम मैच्योर ओवम नहीं है। ये ओवम है सेकेंडरी oocyte। ये ओवम कौन सी स्टेज में है, सेकेंडरी oocyte। दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, हाँ। तो ये ओवम कौन सी स्टेज में है, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में। तो कभी कोई क्वेश्चन आ जाए भाई कि ओव्यूलेशन के टाइम पर जो ओवम रिलीज होता है, जो ओव्यूलेशन होता है, उसमें ओवम कौन सी स्टेज में होता है, तो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में होता है। वो पूरी तरह से मैच्योर ओवम नहीं होता।
अब तुम कहोगे कि लड़की भाग गई और मैडम अभी तक मैच्योर नहीं हुई है, बिल्कुल लड़की घर से निकल चुकी है, मैच्योर होगी ये मंडप में जाके, ठीक है, यहाँ फैलोपियन ट्यूब में, बताएंगे अभी। तो इतना समझ में आ गया, ओवम निकल गया यहाँ पर सेकेंडरी oocyte की स्टेज में, क्लियर, ओके। तो अब इसका आगे क्या होना है, ठीक है, ये तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। इसमें एक चीज और याद रखना, ये सेकेंडरी oocyte, अगर ग्राफियन फॉलिकल होती है ना, ये ग्राफियन फॉलिकल, ये इस ओवम को जब निकालती है तो इसको एक डायलॉग बोलती है जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। क्या बोलती है? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। तो अभी तो ये ओवम निकल के भागता है, ठीक है, और वहां पर फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो सिमरन से याद कर लो सेकेंडरी oocyte, अब तो याद हो जाएगा। चलो अब आते हैं यहाँ पर। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल जिसकी बेटी भाग चुकी है, निकल चुकी है, ये ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर ऐसे इसका बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है, जवानी यंग स्टेज इसकी ये थी, इसके बाद इसका बुढ़ापा आ जाता है, मतलब कोई थोड़ी सी बूढ़ी हो जाती है ये ग्राफियन फॉलिकल। अब इस ग्राफियन फॉलिकल ने यहाँ पर अपनी बेटी को निकाल तो दिया, लेकिन इस ग्राफियन फॉलिकल को अब अपनी बेटी के रहने वहने का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना भाई। ये लड़की यहाँ से जो निकली है ये वहां जाएगी, कहाँ पर जाएगी, ये ओवम कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवम कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में जाके ये ओवम क्या करेगा, स्पर्म से फ्यूज करेगा। इसकी शादी किससे होगी, ओवम की स्पर्म से होगी। तो शादी के बाद बच्चा प्रोड्यूस होता है, तो उस बच्चे के लिए यानी कि प्रेगनेंसी के लिए कंडीशन तो चाहिए ना, ठीक है, तो उस कंडीशन को भी कौन, इसकी माँ ही, ठीक है, इसकी माँ ही पूरी कंडीशन को मेंटेन करेगी। कैसे, समझो। अब इसकी माँ का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अभी तक हमारा फॉलिकल चल रहा था, फिर उसकी माँ थोड़ी बड़ी हुई तो ग्राफियन फॉलिकल नाम रख दिया हमने। अब ये इसकी माँ बूढ़ी हो गई है ना, इसकी माँ जो बूढ़ी हो गई है इसका नाम अलग रखो। चलो इसकी माँ का यहाँ पर हम नाम रखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, एक नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में अगर आपको बोलूं तो बूढ़ी ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, या बोल सकते हैं ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम, और जनरल भाषा में अगर हम बोले तो बूढ़ी कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये अब क्या करेगी, समझो इधर। अब इस पे दोबारा से आकाशवाणी होगी, कौन सी, LH हार्मोन की, दोबारा से, ठीक है। कौन से हार्मोन की आकाशवाणी होगी यहाँ पर, LH हार्मोन की, कॉर्पस ल्यूटियम पर। LH हार्मोन कहां से निकला है, वही पिट्यूटरी ग्लैंड से, और कोई हार्मोन जगह नहीं है निकलने की भाई। LH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये जो LH हार्मोन है ये इस पर कॉर्पस ल्यूटियम पर पड़ता है, आकाशवाणी करता है और कहता है तूने अपनी बेटी को भेज दी। अब वो बेटी जब फर्टिलाइज करेगी, स्पर्म के साथ शादी करेगी और उसके बेबी, उसके बच्चे प्रोड्यूस होंगे, तो उसके रहने वहने का इंतजाम तो कर दो, ठीक है। बच्चे कैसे पालेगी वो, प्रेगनेंसी की कंडीशन कैसे मेंटेन होंगी। एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो प्रेगनेंसी की कंडीशन इसकी ओवम की जब ये फर्टिलाइज करेगा तो कैसे मेंटेन होगी, क्या उसी समय मेंटेन करोगे। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कहती है, बात तो सही है। तो कॉर्पस ल्यूटियम कहती है चलो मैं कुछ ऐसा निकालती हूँ जिससे कि प्रेगनेंसी की कंडीशन मेंटेन हो जाए और मेरी बेटी अच्छी तरह से अपने बच्चों को पाल सके, ठीक है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है यहाँ पर एक हार्मोन निकालता है और इस हार्मोन का नाम है प्रोगेस्टेरोन। क्या नाम है, प्रोगेस्टेरोन। नाम याद कर लो, प्रो से याद कर लो, प्रो से मतलब प्रेगनेंसी। क्या काम होगा इसका, इस हार्मोन का क्या काम होगा, नोट कर लो। ये हार्मोन प्रोगेस्टेरोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से यानी कि बूढ़ी ग्राफियन फॉलिकल से निकला है, ये प्रेगनेंसी की सारी कंडीशन को मेंटेन करेगा। कहां पर, पूरी बॉडी में, और मेनली यहां पर, ठीक है। किसमें, यूटेरस के अंदर ये प्रेगनेंसी की सारी कंडीशन को मेंटेन करेगा। अब प्रेगनेंसी की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी की कंडीशन हो सकती है यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, इसको और ग्रो कराओ भाई, ठीक है, वही सेम, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम, ये यूटेरस की एंडोमेट्रियम यहाँ पर ग्रो करेगी तो बच्चे के लिए अच्छी तरह से न्यूट्रिशन की सप्लाई होगी, फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरह से होगी अगर वो अच्छे से ग्रो करेगी। और जो खुद ही सूखा सा है, जिसके अंदर खुद ही जान नहीं है, वो क्या दूसरे को खाना देगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से, प्रोगेस्टेरोन की वजह से। अभी आप कहोगे मैडम ये काम तो एस्ट्रोजन ने भी किया था, तो बिल्कुल सही बात, ये काम एस्ट्रोजन ने भी किया था और प्रोगेस्टेरोन इस काम को और तेजी से करता है और ज्यादा करता है,
ठीक है। तो कोई पूछे कि प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन होता है मेंटेन ऑल द कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किससे निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन, ऐसे देखो बूढ़ी ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, मेंटेन ऑल द कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा प्लासेंटा बनने में, ठीक है, प्लासेंटा जो बनता है मदर और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन होता है, उसके बनने में भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रोल है। तो इतना हो गया बच्चों। अब कहानी आगे की। यहां पर देखो दो रास्ते हो जाते हैं। लड़की तो भेज दी अपनी, ठीक है, कि जा 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 सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और वो सिमरन जा भी रही है, ठीक है। जाते जाते कहा, देखो ये सारा जो मैंने आपको इतना सारा चिट्ठा बताया है, ये सब किसके अंदर हो रहा है, इसके अंदर, इस ओवरी के अंदर हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है। तो जब यहां से ये जो ओवम है ये निकलेगा, तो सबसे पहले तो इसे फिम्बरी ले लेंगी ओवम को। ये जो फिम्बरी बनी हुई है, बताया था मैंने आपको, फिम्बरी जो होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ओवरी के चारों तरफ, और इस तरह से ओवम को ले लेंगी। अब ये ओवम यहां आएगा, वेट, अब ये जो ओवम होगा ये यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, और फाइनली ये ओवम यहां पर, ये जो है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, इस फेलोपियन ट्यूब में ये ओवम वेट करेगा। किसका वेट करेगा, किसका वेट करेगा, अपने लवर का वेट करेगा, ठीक है। लवर कौन है इसका, स्पर्म, ठीक है। ये ओवम वेट करेगा स्पर्म का, कि स्पर्म आए और शादी करें, यहाँ पर फर्टिलाइज करें, फ्यूजन करें, ठीक है। तो ये से आप फेलोपियन ट्यूब को समझ लो आप मंडप, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब क्या है, मंडप लाइक, ठीक है। और ये वेट करती है कौन, सिमरन, ओवम वेट करती है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ओवम, ठीक है। ये ओवम यहाँ पर वेट करती है किसका, स्पर्म का, कि स्पर्म यहाँ आएंगे और ओवम से फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, स्पर्म हो भी सकते हैं और स्पर्म नहीं भी हो सकते। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो स्पर्म होंगे, अगर नहीं हुआ तो स्पर्म नहीं होंगे। तो अगर यहाँ पर कोई भी स्पर्म नहीं आता, सोचो ये बेचारी मंडप में वेट कर रही है, ठीक है, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए, और ये ओवम यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में वेट कर रही है स्पर्म का, कि स्पर्म आएंगे, फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, बेबी बनेगा। बेबी की हमने तैयारी पहले से ही पूरी कर रखी है, यूटरस की ग्रोथ कर रखी है, सारी कंडीशन प्रेगनेंसी की हमने अभी से मेंटेन कर रखी है। किस इंतजार में, कि स्पर्म आएंगे, ओवम से फ्यूज करेंगे और बेबी बनेगा, ठीक है। और ये ओवम भी हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए लगभग 1 से 2 दिन तक वेट करता है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। लेकिन कोई स्पर्म नहीं आता, कोई स्पर्म नहीं आता। तो अब ये सिमरन मतलब ओवम यहाँ पर क्या करेगा, इसके पास 2 रास्ते, कि वापस अपने घर चला जाए, लेकिन अब किस मुंह से जाए, क्या मुंह दिखाए अपनी माँ को। निकला तो मैं बड़ा टेंशन में था, माँ ने भी कह दिया जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन अब किस मुंह से जाए। तो ये ओवम इतना दुखी हो जाता है, स्पर्म नहीं आते, तो ये ओवम क्या हो जाता है, इस ओवम की डेथ हो जाती है। तो ये ओवम फेलोपियन ट्यूब में 1 से 2 दिन तक वेट करता है, उसके बाद ये ओवम यहाँ पर मर जाता है। जो जिसकी लड़की घर से भागी हो, घर से निकली हो शादी करने के लिए, वो अगर मर जाए तो बेचारी उस बूढ़ी माँ पर, उस कॉर्पस ल्यूटियम पर क्या होगा, वो खुद अधमरी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही ये ओवम यहाँ पर खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये भी दुख के मारे यहाँ पर लगभग अपनी खत्म होने की स्टेज में आ जाती है। ये छोटा सा हमने इसका बना दिया, लगभग खत्म ही समझो इसको, ठीक है। अच्छा, बूढ़ी का हमने कॉर्पस ल्यूटियम नाम रखा था, तो इसका भी नाम रख देते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस क्या है, पूरी तरह से डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो बिल्कुल खत्म हो चुका है लगभग, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। नॉर्मली इसका नाम इतना पूछा नहीं जाता, मैंने आपको बता दिया है। तो कुल मिलाकर ये खत्म हो जाएगी दुख में। किस दुख में, कि मेरी बेटी जो घर से गई है, ओवम जो घर से गया है, उसका स्पर्म से कोई फ्यूजन नहीं हुआ, वहां उसका स्पर्म नहीं आया और उसकी बेटी मर गई, तो वो भी लगभग खत्म वाली स्टेज में आ जाती है। अब यहाँ पर देखो एक चीज आपको ध्यान देनी है, यहाँ इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम इससे निकल रहा था, किस कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल रहा था, जो प्रेगनेंसी की सारी कंडीशन को मेंटेन कर रहा था,
क्या अब भी प्रेगनेंसी की कंडीशन को मेंटेन करने की जरूरत है? जब ओवम खत्म हो गया, स्पर्म तो आए ही नहीं थे, तो बच्चा कहां से प्रोड्यूस होगा? जब बच्चा ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या प्रेगनेंसी की कंडीशन को अभी भी मेंटेन रखोगे? नहीं, कोई नीड ही नहीं है। जब बच्चा ही नहीं है तो नीड कहां से, प्रेगनेंसी की कंडीशन को क्यों मेंटेन रखेंगे? तो यहां पर क्या होता है, एक जो कॉर्पस ल्यूटियम जो कि खत्म हो गया था, ठीक है, इसकी वजह से ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डाउन चला जाता है, मतलब कम हो जाता है। हार्मोन्स धीरे 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 करके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहा, वो अब डिजेनरेट हो गया ओवम के डिजेनरेट होने की वजह से, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी नहीं है, और प्रेगनेंसी की कंडीशन को मेंटेन करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो है एंडोमेट्रियम, ये जो इतनी सारी जो उसने ग्रोथ की है, ठीक है, ये अब बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाता है। ये बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग होना। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लीडिंग होना। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि ये जो एंडोमेट्रियम ने इतनी ग्रोथ की थी बच्चे को पालने के लिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवम खत्म हो चुका है, स्पर्म है नहीं, अब कोई बच्चा यहाँ नहीं आने वाला। फ्यूजन किसका कराओगे? ओवम भी नहीं, स्पर्म भी नहीं, किसका फ्यूजन कराओगे? तो यहाँ पर इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल जो इतनी ग्रो करी थी, ये सारी की सारी बॉडी से, मतलब टूट फूट के अब बॉडी से बाहर आना शुरू कर देती है। ये टूट फूट के बॉडी से बाहर ब्लीडिंग की फॉर्म में आना शुरू कर देती है। और ये जो ब्लीडिंग है, ये हर मंथ 4 से 5 दिन तक हर फीमेल्स की बॉडी से बाहर आता है। ये जो ब्लड है, ये 4 से 5 दिन तक लगभग चलता है, और ये हर फीमेल्स की बॉडी से बाहर आता है। तो समझ में आ रहा है आपको, ये जो एक्चुअली में ब्लड है, ये क्या चीज है? ये आपकी कह सकते हो कि डिजेनरेटेड एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, वो टूट फूट कर बॉडी से बाहर आती है। या ये कह दो कि अब ये जो एंडोमेट्रियम है, ये खून के आंसू होता है कि कोई बच्चा नहीं आया, हम किसको पालें। ठीक है, तो ये बॉडी से बाहर 3, 4, 5, 6 इतने दिनों तक बॉडी से बाहर ब्लीडिंग होती है हर फीमेल के अंदर, हर मंथ। ठीक है, तो ये इसको, अब इसमें हम इसको ब्लड बोल रहे हैं, बट बच्चों एक्चुअल में ना इसको अगर हम बायोलॉजिकल भाषा में बोले तो इसको मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल भाषा में? मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, इसमें क्या क्या होता है? ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, उसकी टूट फूट होती है। ठीक है, और ये मरा हुआ ओवम भी इसी में होता है। ठीक है, ये जो मरा हुआ ओवम है, ये भी इसी में होता है। ठीक है, आपकी रप्चर्ड जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो इसमें होती हैं। तो केवल और केवल ब्लड नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ होता है। और ये जो एंडोमेट्रियम जो है, अपना जो फ्लूइड निकालता है, ठीक है, वो भी इसी में होता है। तो इसको हम पूरा तरह से ब्लड मत बोलो, इसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। जनरली भाषा में हम इसको ब्लड बोल देते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल भाषा में इसको मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। और ये लगभग कितने दिन होता है बच्चों? 4 से 5 दिन तक होता है। क्लियर? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी हो गई है। अब इसमें दिन का हिसाब किताब और याद रख लो बच्चों, फटाफट से। इसको हम ब्लू कलर से दिखाएंगे। देखिए, मैंने आपको जो शुरुआत की थी अपनी स्टोरी सुनाने की, वो शुरुआत की थी मैंने यहाँ से फॉलिकल्स के डेवलपमेंट से। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 28 दिन तक होती है। कितने दिन तक होती है? 28 दिन तक। किसी किसी में 29-30 भी होती है, उसकी बात नहीं कर रही मैं, 28 दिन की बात कर रही हूँ। 28 दिन तक की होती है। तो इसमें पहला दिन हम किसे मानेंगे? ठीक है, तो जहां मैंने एंड किया है ना बच्चों, वहां पहला दिन मानो। अब तुम कहोगे मैडम इसको पहला दिन क्यों मान रहे हो? पहला दिन ऐसे मानो ना, आपने स्टोरी की शुरुआत कहां से की थी? फॉलिकल्स के डेवलपमेंट से, तो इसको पहला दिन मानो। तो बच्चों, ये काम हो रहा है ओवरी के अंदर। क्या आपको पता चल रहा है? क्या आपको पता चल रहा है कि आपकी ओवरी के अंदर ये पहला दिन हो गया, फॉलिकल डेवलप हो रही है? नहीं पता चल रहा ना। आपको क्या पता चल रहा है? आपको पता चल रहा है अपनी ब्लीडिंग, क्योंकि ये बाहर से दिखती है। इस ब्लीडिंग के होने के पहले दिन को आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन मानो। ठीक है, क्योंकि वो बाहर से दिख रहा है, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये जो होगा मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे? फर्स्ट डे। जिस दिन ये ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उसको हम फर्स्ट डे मानेंगे। और लगभग ये 4 से 5 दिन की हो गई। ठीक है, 4 से 5 दिन के बाद अब यहां पर आ जाओ। देखो,
4 से 5 दिन के बाद अब यहाँ पर आ जाओ, ये फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई थी मैंने ये तो बता दिया आपको कि कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगले महीने फिर ये साइकिल चलती है। ये साइकिल हर महीने चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ये मैंने आपको 1 महीने की साइकिल बताई है। ठीक है, ये इसके कॉर्पस एल्बिकेंस के खत्म होने के बाद ये हिम्मत नहीं हारता, ये दोबारा से यही साइकिल दोबारा से चलाता है। फिर से स्पर्म नहीं आता, फिर से ब्लीडिंग होती है, फिर से फॉलिकल्स डेवलप होती है, फिर से ओव्यूलेशन होता है, फिर से ओवम जाता है, फिर से स्पर्म नहीं आता, फिर से ब्लीडिंग होती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने बोला है कि पहले दिन, ब्लीडिंग के पहले दिन को हम फर्स्ट डे मानेंगे, तो यहाँ पर फॉलिकल्स के डेवलप होने को कौन सा डे आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट डे, 5 दिन तक ब्लीडिंग होगी। ठीक है, 5 दिन तक यहाँ पर ब्लीडिंग होगी। मैं यहाँ पर कहाँ दिखाऊंगी, चलो मैं इसको अलग से बता दूंगी। 5 दिन तक यहाँ पर ब्लीडिंग होगी। 5 दिन के बाद आप इसे 6वें दिन मान लो, 6 डे से फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू करेगी। ये दिन हमारे बनाए हुए हैं। ठीक है, 6 डे से यहाँ पर फॉलिकल डेवलप होना शुरू करेगी, ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी। ठीक है, ओव्यूलेशन 14वें दिन होगा, 14th डे। ठीक है, कैसे याद करोगे, ब्लीडिंग जिस दिन होगी, जिस दिन ब्लीडिंग होगी उसके 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, और फिर ओवम जाएगा, स्पर्म नहीं आएंगे, खत्म हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस एल्बिकेंस बनेगा। 28वें दिन यहाँ पर कॉर्पस एल्बिकेंस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस तरह से हमने पूरी 28 दिन की साइकिल आपकी बना दी। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पर एक कंडीशन तो बता दी कि स्पर्म यहाँ पर नहीं आए। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि वो सिमरन घर से भागे, ओवम जाए और वहां पर स्पर्म मिल जाए उसे फैलोपियन ट्यूब में, तब क्या होगा, बस ये और समझ लो कि तब क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो बच्चों अगर ये ओवम यानी कि सेकेंडरी oocyte यानी कि सिमरन अगर घर से जाती है और फैलोपियन ट्यूब में जाती है और यहां पर इसको स्पर्म मिल जाए तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो हो जाएगी स्पर्म और ओवम की शादी। ठीक है, स्पर्म और ओवम में फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा तो जाइगोट क्या होगा, यहाँ पर एंडोमेट्रियम की वॉल से डेवलप करके क्या बना लेगा, अटैच होके यहाँ पर क्या बना लेगा, बेबी। फिर तो बेबी बन जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बेबी बन जाएगा। तो वो अब बेबी जब बनेगा तो ये जो ग्रोथ इसने की थी, ठीक है, ये जो ग्रोथ इसने की थी ये नहीं निकलेगी बाहर, इसका टूटना फूटना नहीं होगा। देखो पहले जब ओवम खत्म हो गया था, ठीक है, तो उस कंडीशन में ही तो ये एंडोमेट्रियम की बॉल जो है ये टूट टूट के बाहर निकल रही थी। लेकिन अब अगर यहाँ पर बच्चा बन रहा है तो ये वॉल टूटकर बाहर नहीं निकलेगी, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। ठीक है, क्यों होगी, अब तो बच्चा आ रहा है उसको पालना है भाई। ठीक है, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। ठीक है, और ये भी बेचारी बूढ़ी जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये भी कॉर्पस एल्बिकेंस नहीं बनाएगी, बल्कि यही रहेगी, यही वाली स्टेज रहेगी। ठीक है, ये मरणासन स्थिति में नहीं जाएगी, यही वाली स्टेज रहेगी। यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगा 9 महीने तक, जब तक बच्चा पूरा नहीं बन जाए, यही वाला कॉर्पस ल्यूटियम। और ये 9 महीने तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता रहेगा और 9 महीने तक प्रेगनेंसी की सारी कंडीशन मेंटेन करता रहेगा। समझ में आ गया आपको, प्रेगनेंसी की सारी कंडीशन मेंटेन, बॉडी में प्रेगनेंसी की सारी कंडीशन मेंटेन करने का मतलब यही है। एंडोमेट्रियम की वॉल अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाती है, प्लेसेंटा बनता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रेगनेंसी की कंडीशन मेंटेन करेगा। तो बच्चों 2 रास्ते जो मैंने अभी आपको बताए कि पहली कंडीशन अगर यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है और फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म नहीं आता तो उस कंडीशन में एंडोमेट्रियम में जितनी ग्रोथ की थी वो सारी ब्लड के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगी, वो सारी की सारी ब्लड के थ्रू बॉडी से, ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि अब बच्चा बन नहीं रहा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ओवम जाता है यहाँ पर और स्पर्म भी आ जाए, अगर स्पर्म भी अवेलेबल है तो उस कंडीशन में बच्चा बनेगा और उस बच्चे के लिए इन लोगों ने जितनी तैयारी की थी, जो भी इसने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाला था, जो भी इसने प्रेगनेंसी की कंडीशन मेंटेन की थी, जो भी यूट्रस ने ग्रोथ की थी, वो एज इट इज मेंटेन रहेगी 9 महीने तक और कोई भी ब्लीडिंग नहीं होगी 9 महीने तक। 9 महीने तक जब तक बच्चा फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसकी बॉडी से कोई ब्लीडिंग नहीं होती, वो सब कुछ यूज होता है बच्चे को पालने में। ठीक है, यहाँ पर ओके, तो आपको समझ में आ गया कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता
तो सॉरी फर्टिलाइजेशन होता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद एक छोटी मोटी कुछ चीजें रह गई हैं वो भी आपको बता दूं। ये जो 1 से 28 दिन की साइकिल है 1, और ये है 28। ये मैं डेज दिखा दे रही हूँ आपको, बता ही दिया था वैसे मैंने, पर फिर भी बता देती हूँ आपको। ये क्या है, फर्स्ट डे, ठीक है। तो 1 से 5वें दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग। 5वें दिन से 14वें दिन, 14वें दिन क्या होता है, 5वें दिन से 14वें दिन तक नहीं, 5वें दिन से 14th डे तक की स्टेज को हम बोलेंगे प्रोलीफरेटिव फेज। प्रोलीफरेटिव फेज, ओके। इसको हम बोलेंगे ब्लीडिंग फेज, जिस समय ब्लड निकलता है बॉडी से। और प्रोलीफरेटिव फेज 5 से 14वें दिन तक, क्योंकि उस समय ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो रही होती है, ठीक है। इसका प्रोलीफरेशन हो रहा होता है, प्रोलीफरेटिव फेज। इसको ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं, ग्रोथ फेज, क्योंकि इसमें ग्राफियन फॉलिकल की ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है। उसके बाद 28वां जो दिन है, 14 से 28वें दिन तक, उस समय क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाल रहा होता है, और यूट्रस की एंडोमेट्रियम भी कई सारे सीक्रीशंस कर रही होती है। इसलिए इसको हम यहां से लेके यहां तक बोलते हैं सीक्रेटरी फेज, ठीक है। तो 28 दिन बाद वही सेम ओवम, 28 दिन बाद क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह ये सब खत्म हो जाता है, साइकिल पूरी हो जाती है। फिर दोबारा से 28 दिन की ये साइकिल खत्म होने के बाद फिर दोबारा से पहला दिन स्टार्ट होता है, और दोबारा से कौन सी फेज स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग फेज। दोबारा से ब्लीडिंग फेज, फिर दोबारा से वही प्रोलीफरेटिव फेज, फिर दोबारा से ओव्यूलेशन होगा, फिर दोबारा से सीक्रेटरी फेज। ये फेज चलती रहती है। मैंने आपको 1 से 28 दिन की ये चीज बता दी, ओके। दूसरी चीज इसमें जो आपको याद रखनी है कि किसी भी लड़की की लाइफ में मेंस्ट्रुएशन जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, वो जन्म से नहीं होता। ये जो मैंने जितना कुछ आपको ओवरी के अंदर पढ़ाया है ना, ये किसी लड़की के अंदर बर्थ से ही नहीं होता कि बर्थ से ही उसके अंदर हर महीने ब्लड निकलने लग जाए, ठीक है। उसकी लाइफ में जब पहली बार ये फॉलिकल्स बन तो एम्ब्रियो स्टेज में ही जाएंगी लड़की की। देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो फॉलिकल्स हैं वो बन तो जब ही जाएंगी, लगभग 80,000 फॉलिकल्स जब वो लड़की अपनी मदर के बॉडी के अंदर होगी, यूट्रस कंडीशन में होगी, उसी वक्त फॉलिकल्स बन जाएंगी। बात हो रही है उनके डेवलपमेंट की। वो जो आकाशवाणी हुई थी, बताया था ना आपको, FSH हार्मोन की, जब भी तो डेवलप होना शुरू हुआ था, तो बात हो रही है उनके डेवलपमेंट की। तो वो जो डेवलपमेंट होता है ना, वो लड़की के अंदर जन्म से ही स्टार्ट नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार, ये जो मैंने साइकिल थी, ये जो मैंने बताया था, ये पहली बार, फर्स्ट टाइम जब किसी लड़की के अंदर होती है, वो होती है लगभग 12 से 13 साल की एज में, जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज, किशोरावस्था है। मेनार्क, क्या बोलते हैं इसको, मेनार्क। पहली बार जब लड़की के अंदर ये साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, इसको हम बोलते हैं मेनार्क। और जब वो लड़की, हमेशा भी नहीं होती, ये भी ध्यान रखना बच्चों, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बुढ़ापे तक नहीं होती कि लड़की जब बुढ़ापे तक है, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती रहेगी। ये 45 से 50 साल की स्टेज में ये जो ओवरी के अंदर जितने चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे के सारे बंद हो जाते हैं, क्योंकि ओवरी थोड़ी सी इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टॉप, जब ये स्टॉप हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। और ये लगभग 45 से 50 साल की स्टेज में होती है। 50 साल की, यानी कि 12 से 13 साल की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़की के अंदर स्टार्ट होती है, उसे बोलते हैं मीनार्क। और 45 से 50 साल की स्टेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है लड़की के अंदर, फिर ब्लीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती है, कोई फॉलिकल डेवलप नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज, ठीक है। सो बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इतना काफी है। इससे बाहर किसी बुक में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए कुछ नहीं आने वाला। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देख ली तो समझ लो आपको सब कुछ हो गया। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, आप उसे याद कर लो। सिर्फ एक छोटी सी चीज रह गई है आपको समझाने के लिए। आपकी एनसीईआरटी में एक ग्राफ, एक डायग्राम दे रखा है,
ठीक है। वो डायग्राम मेरे को आपको समझाना है, तो वो डायग्राम आपको वैसे समझ में आ जाएगा, इतना आपने समझ लिया, वो डायग्राम आप अपने आप समझ जाओगे। बट फिर भी सिलेबस में है, समझा देते हैं एक बार, नेक्स्ट वीडियो में एक सिंपल तरीके से वो डायग्राम आपको समझा दूंगी मैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है।